हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपसे छोटी सी विनती है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कम्मो रसोई घर का काम निपटा कर निकली तो रात के 11 बज रहे थे। वह अपने कमरे में जाने से पहले सुरेश के कमरे में पहुंची। वह उस समय बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। साहब जी, मैं कमरे पर सोने जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बताइए, कम्मो ने सुरेश की ओर देखते हुए पूछा। सुरेश ने आंखें खोली और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कम्मो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपके माथे पर बाम लगाकर दबा देती हूँ, कम्मो ने कहा और अलमारी में रखी बाम की शीशी ले आई। वह सुरेश के माथे पर बाम लगाकर सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद कम्मो ने पूछा, अब कुछ आराम पड़ा? बहुत आराम हुआ है कम्मो, तेरे हाथों में तो जादू है, कहते हुए सुरेश ने अपना सिर कम्मो की गोद में रख दिया। कम्मो सिर दबाने लगी। वह महसूस कर रही थी कि एक हाथ उसकी कमर पर रेंग रहा है। उसने सुरेश की ओर देखा। सुरेश बोला, कम्मो, यहाँ रहते हुए तू किसी बात की चिंता मत करना, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जब कभी जितने रुपए की ज़रूरत पड़े तो बता देना। जी साहब, आज तेरी मैडम दिल्ली गई हैं, वहाँ ज़रूरी मीटिंग है, 5 दिन बाद वापस आएंगी, कहकर सुरेश ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कम्मो समझ गई कि सुरेश की क्या इच्छा है। वह बोली, नहीं साहब जी, ऐसा न करो, मुझे तो माँ बाबा ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। कम्मो, यह भी तो सेवा ही है, पता नहीं आज क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ, सुरेश ने कम्मो की ओर देखते हुए कहा। साहब जी, अगर मैडम को पता चल गया तो? कम्मो घबरा कर बोली, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। कम्मो मना नहीं कर सकी और न चाहते हुए भी सुरेश की बाहों में समा गई। कुछ देर बाद जब कम्मो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने माँ बाबा, 3 छोटी बहनों और भाई के चेहरे नाचने लगे। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कम्मो का गांव काकापुर है। बाबा साइकिल के पंक्चर का काम करते हैं। कम्मो तो 6 साल पहले 11वीं क्लास पास करके स्कूल छोड़ चुकी थी। उसकी 3 छोटी बहनें और भाई पढ़ रहे थे। माँ ने उसका नाम कामिनी रखा था, पर पता नहीं कब वह कामिनी से कम्मो बन गई। एक दिन गांव की प्रधान कमला देवी ने माँ को बुलाकर कहा था, मुझे पता चला है कि तेरी बेटी कम्मो तेरी तरह बहुत बढ़िया खाना बनाती है, तू उसे सुबह से शाम तक के लिए मेरे घर भेज दे। ठीक है प्रधान जी, मैं कम्मो को भेज दूंगी, माँ ने कहा था। 2 दिन बाद कम्मो ने कमला प्रधान के घर की रसोई संभाल ली थी। एक दिन एक बड़ी सी कार कमला प्रधान के घर के सामने रुकी। कार से सुरेश और उसकी पत्नी सपना मैडम उतरी। कार पर लाल बत्ती लगी थी। कमला प्रधान की दूर की रिश्तेदारी में सपना मैडम बहन लगती थी। दोपहर का खाना खाकर सुरेश व सपना ने कम्मो को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तुम जैसी लड़की की ज़रूरत है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जैसे तुम यहाँ खाना बनाती हो वैसा ही तुम्हें वहाँ भी रसोई में काम करना है। कम्मो चुप रही। कमला प्रधान बोल उठी थी, यह क्या कहेगी, इसके माँ बाबा को कहना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही रज्जो के माँ बाबा वहाँ आ गए थे। कमला प्रधान बोली, सुखवीर, ये मेरी बहन है, सरकार में एक मंत्री की तरह है, इसको कम्मो के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया तो ये लोग इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं रसोई के काम के लिए। सुखवीर, बेटी कम्मो को भेजकर बिल्कुल चिंता न करना, हम इसे पूरा लाड प्यार देंगे, रुपए पैसे हर महीने या जब तुम चाहोगे भेज देंगे, सपना मैडम ने कहा था। साहब जी, आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ पहुँचकर तो इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। ये आपकी सेवा खूब मन लगाकर करेगी, ये कभी शिकायत का मौका नहीं देगी, बाबा ने कहा था। सुरेश ने जेब से कुछ नोट निकाले और बाबा को देते हुए कहा, लो फिलहाल ये पैसे रख लो, हम लोग हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे, यहाँ से दिल्ली तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम हो पूरा करा देंगे, अपनी सरकार है तो फिर चिंता किस बात की।
कम्मो उसी दिन सुरेश व सपना के साथ इस कस्बे में आ गई थी। सुरेश की बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें कई कमरे थे। एक कमरा उसे भी दे दिया गया था। सपना मैडम ने उसको कई सूट खरीद कर दिए थे। उसे एक मोबाइल फ़ोन भी दिया था ताकि वह अपने घर परिवार से बात कर सके। कम्मो को पता चला था कि सुरेश की काफ़ी ज़मीन जायदाद है। एक ही बेटा है जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा है। सपना मैडम बहुत बिजी रहती है, कभी पार्टी मीटिंग में तो कभी इधर उधर दूसरे शहरों में और कभी दिल्ली में। इन्हीं विचारों में डूबते तैरते कम्मो को नींद आ गई थी। अगले दिन सुरेश ने कम्मो को कमरे में बुलाकर कुछ गोलियां देते हुए कहा, कम्मो, ये गोलियां तुझे खानी हैं। रात जो हुआ है उससे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा। जी। कम्मो ने वे गोलियां देखी। वह जान गई कि ये तो पेट गिराने वाली गोलियां हैं। और हाँ कम्मो, कल अपने घर ये रुपए मनी ऑर्डर से भेज देना। कहते हुए सुरेश ने 10,000 रुपए कम्मो को दिए। इतने रुपए साहब जी, कम्मो ने रुपए लेते हुए कहा। अरे कम्मो, ये रुपए तो कुछ भी नहीं है। तू हम लोगों की सेवा कर रही है ना, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। कम्मो सिर झुकाकर चुप रही। सुरेश ने कम्मो का चेहरा हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे कभी अपने गांव जाना हो तो बता देना, ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। सुनकर कम्मो बहुत खुश हुई। कम्मो, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर मैडम की जगह मैं मंत्री होता तो तुझे अपना पीए बना लेता। सुरेश ने कहा, रहने दो साहब जी, मुझे ऐसे सपने न दिखाओ जो मैं रोटी बनाना ही भूल जाऊं। कम्मो, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं, सुरेश ने कहा। खुशी के चलते कम्मो की आंखों की चमक बढ़ गई। 4 दिन बाद सपना मैडम घर लौटी। इस बीच हर रात को सुरेश कम्मो को अपने कमरे में बुला लेता और कम्मो भी पहुंच जाती उसे खुश करने के लिए। अगले दिन कम्मो एक कमरे के बराबर से निकल रही थी तो सुरेश व सपना की बातचीत की आवाज़ आ रही थी। वह रुककर सुनने लगी। कैसी लगी कम्मो? सपना ने पूछा। ठीक है, बढ़िया खाना बनाती है, सुरेश का जवाब था। मैं रसोई की नहीं, बेडरूम की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कम्मो ने इन रातों में कोई नाराज़गी का मौका नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या कम्मो ने कुछ बताया है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके चेहरे व आँखों से सच जान चुकी हूँ। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम कहा करते थे कि मैं बाहर चली जाती हूँ तो अकेले रात नहीं कटती, इसलिए ही तो कम्मो को इतनी दूर से यहाँ लाई हूँ ताकि जल्दी से वापस घर न जा सके। तुम बहुत समझदार हो सपना। सुरेश ने कहा, दिल्ली में तुम्हारे नेताजी के क्या हाल है? वो तो बस तुम्हारा पक्का आशिक है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें लाल बत्ती दिला दी है। इस लाल बत्ती के चलते हम लोगों का कितना रोब है। पुलिस या प्रशासन में भला किस अफसर की इतनी हिम्मत है जो हमारे किसी भी ठीक या गलत काम को मना कर दे। नेताजी का बस चले तो वह तुम्हें दिल्ली में ही हमेशा के लिए बुला लें। अगले हफ्ते नेताजी जनपद में आ रहे हैं। रात को हमारे यहाँ खाना होगा। मैंने सोचा है कि नेताजी की सेवा में रात को कम्मो को उनके पास भेज दूंगी। जब नेताजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि नेताजी को खुश रखें। अगले महीने कम्मो को दिल्ली ले जाऊंगी। वहाँ 2-3 दूसरे नेता हैं, उनको भी खुश करना है, सपना ने कहा। सुनते ही कम्मो के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह चुपचाप रसोई में जा पहुंची। उसने तो साहब को ही खुश करना चाहा था, पर ये लोग तो उसे नेताओं के पास भेजने की सोच बैठे हैं। वह ऐसा नहीं करेगी। 1-2 दिन बाद ही वह अपने गांव चली जाएगी। तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। वह बोली, हेलो। हाँ कम्मो बेटी, कैसी है तू? उधर से बाबा की आवाज़ सुनाई दी। बाबा की आवाज़ सुनकर कम्मो का दिल भर आया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और वह सुबकने लगी। क्या हुआ बेटी, बता ना। लगता है कि तू वहाँ बहुत दुखी है। पहले तो तू साहब व मैडम की बहुत तारीफ किया करती थी, फिर क्या हो गया जो तू रो रही है? बाबा, मैं गांव आना चाहती हूँ। ठीक है कम्मो, मेरा 2 दिन का काम और है, उसके बाद मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मैडम और साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे भेजने को मना नहीं करेंगे। तू हमारी चिंता न करना, यहाँ सब ठीक है। तेरी माँ, भाई बहनें सब मज़े में हैं, काका ने कहा। कम्मो चुप रही। अगले दिन सुरेश और सपना ने कम्मो को कमरे में बुलाया। सुरेश ने कहा, कम्मो,
4-5 दिन बाद दिल्ली से बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे यहाँ खाना खाएंगे और रात को आराम भी यहीं करेंगे। जी, कम्मो के मुंह से निकला। रात को तुम्हें नेताजी की सेवा करनी है, उनको खुश करना है। देखना कम्मो, अगर नेताजी खुश हो गए तो। सपना की बात बीच में ही अधूरी रह गई। कम्मो एकदम बोल उठी, नहीं मैडम जी, ये मुझसे नहीं होगा। यह गलत काम मैं नहीं करूंगी। और मेरे पीठ पीछे साहब जी के साथ रात को जो करती रही, क्या वह गलत काम नहीं था? कम्मो सिर झुकाए बैठी रही। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। कम्मो, तू हमारी बात मान जा, तू मना मत कर। सुरेश बोला, साहब जी, ये नेताजी आएंगे, इनको खुश करना है। फिर कुछ नेताओं को खुश करने के लिए मुझे मैडम जी दिल्ली लेकर जाएंगी। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं अब ये गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद मेरे बाबा आ रहे हैं। कम्मो ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा। अगर हम तुझे गांव न जाने दें तो, सपना ने कहा, तो मैं थाने जाकर पुलिस को और अखबार के दफ्तर में जाकर बता दूंगी कि आप लोग मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराना चाहते हैं। कम्मो ने कड़े शब्दों में कहा। कम्मो के बदले तेवर देखकर सुरेश ने कहा, ठीक है कम्मो, हम तुझसे कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएंगे। तू अपने बाबा के साथ गांव जा सकती है। यह कहकर सुरेश ने सपना की ओर देखा। उसी रात सुरेश कम्मो के साथ सोया और सुबह उठकर चिल्लाने लगा कि कम्मो घर से भाग गई और साथ में जेवरात और 1 लाख रुपये लेकर गई। फिर सुरेश ने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके कोठी पर बुलाया। कहिए हुजूर, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हमारी नौकरानी कामिनी उर्फ कम्मो घर से 1 लाख रुपए और कुछ जेवरात चुरा कर भाग गई है। सरकार, भाग कर जाएगी कहाँ वह? हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा और कुछ देर बाद चला गया। दोपहर बाद कम्मो का बाबा सुखवीर आया। सुरेश ने उसे देखते ही कहा, अरे ओ सुखवीर, तेरी कम्मो तो बहुत गलत लड़की निकली। उसने हम लोगों से धोखा किया है। वह हमारे 1 लाख रुपए जेवरात लेकर कल रात कहीं भाग गई है। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कम्मो ऐसा नहीं कर सकती। घबराकर सुखवीर बोला, ऐसा ही हुआ है। वह यहाँ से चोरी करके भाग गई है। जब वह गांव में अपने घर पहुँचे तो बता देना। थाने में रिपोर्ट लिखा दी है। पुलिस तेरे घर भी पहुँचेगी। अगर तूने कम्मो के बारे में न बताया तो पुलिस तुम सबको उठाकर जेल भेज देगी। और सुन, तू चुपचाप यहाँ से भाग जा। अगर पुलिस को पता चल गया कि तू यहाँ आया है तो पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर सुखवीर की आंखों में आंसू आ गए। कम्मो के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी। वह रोता हुआ बोला, कम्मो, यह तूने अच्छा नहीं किया। हमने तो तुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा था और तू चोर बन गई। सुखवीर रोते रोते थके कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। सुखवीर रोते रोते घर गया। घर पहुंचकर वो सुरेश की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसकी बेटी कम्मो ऐसा नहीं कर सकती, वो चोर नहीं हो सकती। तो वो कमला प्रधान के पास गया और उसको पूरी कहानी बताई, लेकिन प्रधान ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो अपने बेटी का इंतज़ार करने लगा और इंतज़ार करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। फिर वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वहाँ भी उसकी नहीं सुनी गई। उसने कई दिन तक थाने के चक्कर मारे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुखवीर बस इतना चाहता था कि उसकी बेटी को खोज दो, जिससे वो उससे जान सके कि सच क्या है। जब उसको पुलिस से कोई हेल्प न मिली तो उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता से अपनी कहानी सुनाई। तो उस कार्यकर्ता ने एक NGO से मिलकर पुलिस पर दबाव बनाया, जिससे पुलिस ने सुखवीर की FIR ले ली। अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया, लेकिन कोई भी सफलता हाथ न लगी। 1 महीना बीत चुका था और पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा पा रही थी। फिर एक दिन पेपर में पुलिस ने एक लावारिस मृत लड़की का इश्तिहार देखा, तो वहाँ की पुलिस से संपर्क किया और एक टीम वहाँ के लिए रवाना हुई। लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया और DNA उसके माँ बाबा से मैच कराया गया, जो मैच हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मृत्यु का कारण गला दबाकर होना बताया गया और मृत्यु से पहले सेक्सुअल असॉल्ट की भी पुष्टि हुई थी। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पब्लिक का प्रेशर बढ़ने लगा। मजबूर होकर पुलिस को सुरेश और उसकी पत्नी को अरेस्ट करके
अदालत में पेश करना पड़ा, जहां दोनों ने कबूल किया कि पहले सुरेश ने कम्मो के साथ संभोग किया, फिर सपना के साथ मिलकर कम्मो का गला दबाकर हत्या कर दी और ड्राइवर से कहकर कम्मो की लाश को नदी में फेंकवा दिया। अदालत ने सुरेश और सपना को कम्मो की हत्या के आरोप में उम्र कैद और ड्राइवर को साथ देने के जुर्म में 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। इस तरह सुखवीर और उसके परिवार को न्याय मिला।